आप सभी लोग कैसे हैं? स्वागत है आप सभी लोगों का इस लेक्चर में। दोस्तों ग्रामर का मैंने ये खूबसूरत सा लेक्चर स्टार्ट किया था जिसमें आप सबों ने भर भर के प्यार दिया था और जो सबसे पहला आर्टिकल्स का वीडियो था उसमें हमने 10 के क्रॉस भी किया था। तो दोस्तों आज हम स्टार्ट करते हैं फिर से इस प्रोनाउन के लेक्चर को और मैं उम्मीद करूँगा, मैं आशा करूँगा कि आप सभी बच्चे इस लेक्चर को समझेंगे और पढ़ेंगे भी। तो दोस्तों आप सभी लोग परिचित हैं इस शब्द से, लेकिन इस किताब में जो आप प्रोनाउन पढ़िएगा वो सबसे अलग होगा और एक बार पढ़ने के बाद आप 100% मैं गारंटी देता हूँ आपको जीवन में दोबारा कभी भी प्रोनाउन पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा। इस किताब में इस प्रकार से लिखा गया। चलिए स्टार्ट करते बिना किसी हिचकिचाहट के। देखिए जैसा कि इसमें लिखा है, प्रोनाउन जो शब्द नाउन की जगह प्रयुक्त होते हैं उसे प्रोनाउन कहते हैं। यही हमें एक वाइडर आइडिया लेकर देता है। वो शब्द जिसका इस्तेमाल नाउन की जगह कर ले उसे प्रोनाउन कहते हैं। जनरली प्रोनाउंस स्टैंड फॉर प्रो प्लस नाउन। जब जनरली की बात करते हैं तो प्रोनाउन का मतलब हुआ प्रो और प्लस नाउन, जो कि एक नाउन को रेफर करता है या एक इंडिविजुअल को रेफर करता है या कोई इंडिविजुअल वस्तु के बारे में चर्चा करता है या जो उस प्रोनाउन के एंटीसीडेंट के बारे में चर्चा करता है। हुज आइडेंटिटी इज मेड क्लियर अर्लियर इन द टेक्स्ट। मतलब सर नहीं समझाता हूँ। देखो एंटीसीडेंट का सीधा मतलब होता है पूर्ववर्ती। पूर्ववर्ती मतलब सर सीधा समझाइए। जैसे मैं बोलता हूँ राम हैज अ पर्स, राम हु इज ब्रदर ऑफ श्याम। तो यहाँ पर जो हु का एंटीसीडेंट कौन है? राम, क्योंकि राम के बारे में चर्चा की है तो हु का पूर्ववर्ती क्या है? राम। एंटीसीडेंट का मतलब जिसके बारे में पहले चर्चा किया गया है उसके सेंस में हम यूज कर सकते हैं। पूर्ववर्ती, पहले आने वाले, है ना। हम एग्जाम्पल लेंगे उससे और क्लैरिटी आपके पास आएगा, तब हम एंटीसीडेंट के बारे में चर्चा करेंगे। आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट मैंने पढ़ा था, वहाँ पर भी मैंने चर्चा किया था। अब एंटीसीडेंट का सीधा मतलब समझिए पूर्ववर्ती, है ना। ग्रामर में जैसे कि एग्जाम्पल समझते हैं, रमेश फाउंड अ पर्स, ही पिक्ड इट अप एंड गिव इट टू सरला, सी थ्रू इट इनटू अ रिवर। ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर आप सबसे पहले रमेश का इस्तेमाल आपने किया, उसके बाद रमेश के लिए ही आपने ही ले लिया। इसका क्या अर्थ हुआ? तो रमेश एक पुरुष है, मेल है, और मेल के लिए हम लोग बचपन से पढ़े ही का इस्तेमाल करता है। हम लोग को ब्रैकेट में बताया जाता है ही में पुरुष के लिए, सी मैंने वह महिला के लिए। तो रमेश के लिए हमने जो प्रोनाउन किया यूज़ किया वो ही हुआ। चूंकि रमेश क्या था? एक हमारा प्रॉपर नाउन था, तो हम इसके जगह क्या किए? इसको इंडिकेट करने के लिए हमने ही का इस्तेमाल किया। तो दोस्तों बार बार हम सेम नाउन को रिपीट करने से बचने के लिए हम एक शब्द लाते हैं जिसको हम प्रोनाउन कहते हैं, है ना। ये आपने शुरू में भी पढ़ा था कि जो संज्ञा के बदले प्रयुक्त होता है, जो नाउन के बदले इस्तेमाल होता है उसे प्रोनाउन कहते हैं। जैसे आप यहाँ पर एक और देख सकते हैं कि उसने किसको दे दिया? सरला। सरला एक लड़की है, लड़की के लिए क्या इस्तेमाल हम करते हैं? सी इस्तेमाल करते हैं। तो सरला के लिए हम लोगों ने सी ले लिया। जब आप कोई स्पीच ही देते हैं तो उसमें बार बार किसी का नाम आता है तो उसके जगह पर हम ही सी का इस्तेमाल कर लेते हैं ताकि हम उस रिडंडेंसी से बचे रहें, ठीक है। अब दोस्तों आपको आई होप ये समझ में आ गया कि प्रोनाउन कहते किसको है। नाउन के बदले जो जिस शब्द का इस्तेमाल करते हैं उसे प्रोनाउन कहते हैं, ठीक है। अब हम ये समझेंगे कि ये स्लोपी यूज क्या होता है प्रोनाउन का। स्लोपी यूज प्रोनाउन का होता क्या है और ये अनफेयर क्यों है? देखिए सिंपल सा बात मैं कहूँगा कि ग्रामर में ना क्लैरिटी मैटर करता है। किसी भी शब्द का क्लैरिटी क्या करता है? बहुत मैटर करता है। अगर आपके पास कोई भी शब्द है, अगर उसका आपके पास क्लैरिटी नहीं है तो वो ग्रामर में मीनिंग नहीं रखता है। उसी तरह से दोस्तों आप कोई भी शब्द बोलते हैं तो उसमें सब्जेक्ट का क्लैरिटी रहना बहुत जरूरी है। जब सब्जेक्ट है या जो बात आप बोल रहे हैं अगर उसका क्लैरिटी नहीं रहेगा तो वो दोस्तों क्या लगता है? थोड़ा सा एम्बिगुअस हो जाता है, वो समझने में कठिनाई होता है। उसी को हम बोलते हैं स्लोपी यूज ऑफ प्रोनाउन इज अनफेयर, यानी कि आप प्रोनाउन को गलत तरीके से इस्तेमाल नहीं कर सकते, इससे क्लियर अंडरस्टैंडिंग नहीं आता है। जैसे एग्जाम्पल समझते हैं, दे से दैट ईटिंग बीफ इज बैड फॉर यू। दे से दैट ईटिंग बीफ इज बैड फॉर यू। वे लोग कहते हैं, वे लोग में कौन है? यहाँ तो क्लैरिटी आ ही नहीं रहा है। वे लोग में कोई भी हो सकता है, समवन भी हो सकता है। यहाँ दे को प्रोनाउन के रूप में रेफर किया गया है। चूंकि हम लोग दे क्या करते हैं? प्रोनाउन के रूप में रेफर करते हैं। जैसे मान लीजिए हम बॉयज बोल देते हैं, गर्ल्स बोल देते हैं, तो इसके जगह पर हम जिस शब्द का इस्तेमाल करते हैं हम उसमें दे कहते हैं। लेकिन यहाँ पर तो क्लियर ही नहीं है कौन है, कोई समवन हो सकता है। तो दे यहाँ पर प्रोनाउन जरूर है लेकिन समवन के लिए। लेकिन दे है कौन? किसको रिप्रेजेंट कर सकता है? हुम माने किसको, किसको ये रिप्रेजेंट करता है? तो दोस्तों जब क्लैरिटी ना हो, ठीक है, कौन है? कॉज है, कौन है? कुत्ता है, बिल्ली है, गाय है, बकरी है, कौन है, कौन है, पता नहीं चल रहा है। तो इस स्थिति में दोस्तों हम जो है इस तरह के एम्बिग्युअस चीज़ों से बचते हैं और हमें इस्तेमाल भी नहीं करना चाहिए। याद रहेगा दोस्तों। तो जब कभी आप ये स्लोपी यूज को समझा दिया मैंने। स्लोपी यूज का सीधा मतलब हुआ कि ये क्या करता है? पूरे सेंटेंस को मिसलीडिंग बना देता है, ठीक है। द स्लोपी यूज ऑफ प्रोनाउंस इज कंसिडर्ड अनफेयर और प्रॉब्लमेटिक
बिकॉज इट कैन लीड टू कन्फ्यूजन, एम्बिग्यूटी एंड लैक ऑफ क्लैरिटी इन कम्युनिकेशन। ये कम्युनिकेशन में क्या करता है, क्लैरिटी को छुपा देता है, क्लियर होने नहीं देता है, ठीक है। तो ये क्या करता है, स्लोपी यूज में आपका क्या हो जाता है कि आपका जो मतलब अनक्लियर हो जाता है कि सब्जेक्ट है के को कह रहा है या ऑब्जेक्ट को कह रहा है, ठीक है। तो याद रहेगा आपको। अब आगे कह रहा है इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट ऑल प्रोनाउंस विल रेफर टू एन एंटीसीडेंट। ये जरूरी है कि जितने भी प्रोनाउन है कुछ एंटीसीडेंट को ही बताएं, ये जरूरी नहीं है। अगर उसको एंटीसीडेंट अवेलेबल है तो यूज होगा, बिना एंटीसीडेंट का भी इस्तेमाल हो सकता है। जैसे एवरी वन हेयर अर्न्स ओवर $1,000 अ डे। यहाँ पर जो एवरी वन है ये प्रोनाउन है, लेकिन इसका कोई भी एंटीसीडेंट नहीं है, यहाँ पर किसी के बारे में चर्चा नहीं कर रहा है, तो यहाँ पर सीधा एक वाइड आइडिया लेता है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि प्रोनाउन का जरूरी नहीं है कि इसके पास कोई एंटीसीडेंट हो, है ना, तभी ये प्रोनाउन होगा। सर नहीं समझे। जैसे आप देखिए ही, इसका पूर्ववर्ती कौन था, रमेश के लिए हमने यहाँ इस्तेमाल किया ना ही, यहाँ पर सरला के लिए हमने सी इस्तेमाल किया। तो आप ये समझिए कि अगर एंटीसीडेंट नहीं भी हो, है ना, तो कोई जरूरी नहीं है वो एंटीसीडेंट नहीं होगा तो प्रोनाउन नहीं होगा, वो प्रोनाउन फिर भी होगा। जैसे आपने यहाँ एग्जांपल देखिए एवरीवन, तो जरूरी नहीं कि हर हमेशा एंटीसीडेंट अवेलेबल हो, बिना एंटीसीडेंट का भी मीनिंग निकल जाता तो काम हमारा बन जाएगा। आई होप आपको प्रोनाउन के बारे में ये वाइडर आइडिया आ गया होगा कि एंटीसीडेंट क्या जरूरी है, क्यों जरूरी है और क्यों इस्तेमाल हम लोग करते हैं, ठीक है। तो आप ये स्लोपी यूज ऑफ प्रोनाउन भी आई होप समझ गए होंगे, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं। अब दोस्तों हम बात करने वाले हैं काइंड्स ऑफ प्रोनाउन के, यानी जो आपके प्रोनाउन है इसके कितने कितने प्रकार होते हैं, कितने काइंड होते हैं, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। दोस्तों अगर मैं आपसे बात करूँ तो प्रोनाउन मुख्य रूप से 10 प्रकार के आप कह सकते हैं, हो सकते हैं। सबसे पहला पर्सनल प्रोनाउन, जिसको हम लोग दोस्तों क्या बोलते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम, है ना। उसके बाद दोस्तों होता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, निजवाचक सर्वनाम, सबको 1 बाय 1 करके पढ़ेंगे। इसके बाद होता है इम्फेटिक प्रोनाउन, दृढ़तावाचक सर्वनाम, रेसिप्रोकल प्रोनाउन, परस्परतावाचक सर्वनाम, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जो किसी चीज़ को इंगित करता है, सबको पढ़ेंगे। संकेतवाचक सर्वनाम, इंडिफिनिट प्रोनाउन और निश्चिततावाचक वाचक सर्वनाम, इंट्रोगेटिव यानी प्रश्नवाचक सर्वनाम, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन विभाजवाचक सर्वनाम, रेटिव प्रोनाउन संबंधवाचक सर्वनाम और एक्सक्लामेटरी प्रोनाउन विषम्यवाचक सर्वनाम। दोस्तों एक बात मैं आपको कहना चाहूँगा, इस चैप्टर में आप प्रोनाउन के अलावा आप समझ जाएंगे कि जो यानी डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोनाउन है, आपके बाद ये इंट्रोगेटिव है, इसके बाद आपका ये डेमोन्स्ट्रेटिव और ये इंट्रोगेटिव और रिलेटिव प्रोनाउन, ये कब प्रोनाउन का काम करता है और कब ये एडजेक्टिव का काम करता है। धीरे धीरे करके हम समझेंगे। चलिए अब इसको याद कैसे रखेंगे, इसको ऐसे याद रखिएगा, राइड का स्क्वायर पी का स्क्वायर या राइड का स्क्वायर पी, मतलब नहीं समझे। आर फॉर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, आर फॉर रिलेटिव प्रोनाउन, आई फॉर इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, है ना, आई फॉर इंडिफिनिट प्रोनाउन, डी फॉर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, उसके बाद डी फॉर डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, ई फॉर एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन और ई फॉर इम्फेटिक प्रोनाउन, यानी सारे शब्दों का दोस्तों स्क्वायर, यानी 2 बार वो शब्द आएंगे, आपको याद करने में प्रॉब्लम नहीं होगा। पी फॉर पर्सनल प्रोनाउन। चलिए दोस्तों स्टार्ट हम करते हैं, है ना। जैसे देखिए अगर पर्सनल प्रोनाउन की बात करें तो दोस्तों पहले हम कुछ एग्जाम्पल को समझते हैं, इसके बाद हम पर्सनल प्रोनाउन को समझेंगे, है ना। देखिए लिखा हुआ आई एम अ बॉय, तो यहाँ पर आई को इंगित किया गया है। वी आर बॉयज़, यहाँ पर वी को इंगित किया गया है। यू आर गर्ल, यहाँ पर यू आर गर्ल्स लिखा, यानी कि यहाँ पर सिंगुलर हमने इस्तेमाल किया। जैसे मैं एक लड़का हूँ, हम लोग लड़के हैं, यहाँ पर प्लुरल हो गया। तो आई का प्लुरल क्या हुआ, वी। यू यहाँ पर तुम हुआ और यहाँ यू का मतलब तुम लोग हो गया, तुम लड़की हो, तुम लोग लड़कियाँ हो। ही इज़ अ मैन, यहाँ पर ही पुरुष हुआ। दे आर मैन, यहाँ पर दे एक से ज़्यादा हो गया। इट इज़ अ चाइल्ड, दे आर चिल्ड्रन, यहाँ इट का प्लुरल हो गया दे। आपने सारे एग्जाम्पल्स को देखा, यहाँ पर जितने भी इस्तेमाल किए गए, यहाँ पर इस्तेमाल किए गए आई और वी, जो कि आपके फर्स्ट पर्सन में आते हैं। यू उस सेकेंड पर्सन में आते हैं। मैं और हम लोग प्रथम पुरुष, यू सेकेंड पुरुष, यानी जिसको आप हिंदी हम नहीं मालूम हमको उतना, ठीक है। ही, सी, इट और दे, इसको हम थर्ड पर्सन कहते हैं। ये जितने भी हैं पर्सनल प्रोनाउन है, मतलब जितने भी आप जो है पर्सन देखते हैं, पर्सन आप कितने प्रकार के देखते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन, ये आपके पर्सनल प्रोनाउन में गिनती होंगे, इसे पर्सनल प्रोनाउन कहेंगे। वे प्रोनाउन जो वाक्य में व्यक्ति का बोध करते हैं। अब पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं किसको वो समझिए। वे प्रोनाउन यानी वो प्रोनाउन जो वाक्य में क्या करेगा, किसी व्यक्ति को बोध कराएगा। व्यक्ति को क्या बोध कराएगा, बोध कराएगा। वे प्रोनाउन जो वाक्य में व्यक्ति को बोध कराता है ना। वे प्रोनाउन जो वाक्य में किसका बोध कराता है दोस्तों, वाक्य में व्यक्ति का बोध कराता है दोस्तों, उसे पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में आप कह सकते हैं आई, वी,
और आई और वी कौन सा है, फर्स्ट पर्सन है, यू सेकेंड पर्सन है, और उसके बाद ही सी इट ये थर्ड पर्सन के प्रोनाउन है ना। इन वाक्यों में प्रोनाउन का प्रयोग नॉमिनेटिव केस यानी कर्ता कारक, ऑब्जेक्टिव केस कर्म कारक और पॉसेसिव केस संबंध या संबंध कारक की तरह किया जा सकता है। प्रोनाउन की सही प्रयोग शुद्ध अंग्रेजी लिखने के लिए आवश्यक है। यानी जो आप प्रोनाउन आप यहाँ देखें, आपने देखा आई और वी, आपने देखा यू, और उसके बाद आपने देखा सी ही इट या दे, ये सारे के सारे पर्सनल प्रोनाउन हैं जो कि किसको व्यक्त करता है, पर्सनल का नाम मतलब से स्पष्ट होता है पर्सन, यानी जो व्यक्ति को दर्शाता है उसे पर्सनल प्रोनाउन कहा जाता है। और ये शुद्ध इंग्लिश बोलने के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। अभी आपने हम देखा कि हमने केस के बारे में चर्चा किया, जैसे कि अमूमन आपको पता है हम लोग मुख्य रूप से इन सेंस ऑफ पर्सनल प्रोनाउन 3 प्रकार के केस पढ़ते हैं, नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और पॉसेसिव केस। आसान है समझना, बिल्कुल समझाएंगे। देखिए इस चार्ट को आप देखिए और समझने का प्रयास कीजिए। मैंने क्या बोला, बहुत ही बेसिक से हम आपको बताएंगे। देखिए यहाँ पर पर्सनल प्रोनाउन का फॉर्म अगर आप देखेंगे, एग्जाम्पल को देखिए टेबल में, ये प्रोनाउन है, आप प्रोनाउन तो समझ गए, पर्सनल प्रोनाउन आई वी यू ही सी इट और दे, इसी को हम पूरे के पूरे इसी को बोलते हैं नॉमिनेटिव केस। अगर जो आप सब्जेक्ट इस्तेमाल करते हैं उसी को नॉमिनेटिव केस कहा जाता है पर्सन के रूप में, जैसे आई वी यू सी ही इट और दे। अगला आता है ऑब्जेक्टिव केस। क्या आता है, ऑब्जेक्टिव केस, यानी इसका ऑब्जेक्ट के रूप में, जैसे आई का ऑब्जेक्टिव केस मी हो जाएगा, वी का अस हो जाएगा, यू का यूं ही रहेगा, ही का हिम हो जाएगा, सी का हर हो जाएगा, इट का इट ही रहेगा, दे का देम हो जाएगा। एक होता है पॉसेसिव केस। क्या होता है, पॉसेसिव केस, यानी जिस पर आप अधिकार दिखाते हैं। आप प्रोनाउन भी पढ़ेंगे, पॉसेसिव प्रोनाउन भी पढ़ेंगे, लेकिन केस, पॉसेसिव केस का मतलब हुआ अधिकार दिखाने वाला आपका कारक। ये आपका पता ही होगा और ये पता ही होगा, तीनों को हमने पढ़ा था अभी ऊपर में, है ना। इसका माई या माइन बोल सकते हैं, आबर या आबर्स बोल सकते हैं, योर और योर्स बोल सकते हैं, हीज हर हर्स, इट्स देयर और देयर्स। अब ये कब क्या बोलेंगे हम आपको बताएंगे। जैसे यहाँ स्पष्ट है, आई के साथ ऑब्जेक्टिव केस में लगाना हो तो मी लगा देंगे, पॉसेसिव केस में माई और माइन लगा देंगे। अभी हम आपको समझाएंगे भी कि पर्सनल प्रोनाउन में पॉसेसिव केस के कितने रूप होते हैं, ये अभी हम धीरे धीरे करके समझेंगे। चलिए आगे समझते हैं दोस्तों। अब जितने भी पर्सनल प्रोनाउन होते हैं उसके पॉसेसिव केस के 2 रूप होते हैं। चूंकि आपने यहाँ शुरुआत में पॉसेसिव केस को देखा था, तो पॉसेसिव केस का आपकी जिज्ञासा मन में आता होगा कितने रूप होते हैं। इसके 2 रूप होते हैं, एक तो माय, आवर, योर, हर, देयर, ये पॉसेसिव एडजेक्टिव है, क्योंकि ये वाक्य में एक एडजेक्टिव की तरह नाउन की विशेषता प्रदान करता है। यानी कि ये जितने भी आपने यहाँ देखा, इस तरफ वाले ये जितने आपने देखा, मी, माय, आबर, योर, हीज, हर, इट्स और देयर, ये सारे के सारे पॉसेसिव एडजेक्टिव होंगे। क्यों, क्योंकि ये वाक्य में आकर नाउन की विशेषता बतलाता है, नाउन के बारे में बतलाता है विशेषता उसकी, ये पॉसेसिव एडजेक्टिव में आएगा। जैसे सर एग्जाम्पल, बिल्कुल, ही इज़ माई फ्रेंड, यहाँ पर दोस्तों फ्रेंड नाउन हो गया और माई मने मेरा, यहाँ पर फ्रेंड के बारे में बता रहा है कि मेरा दोस्त है, अपने दोस्त के बारे में बता रहा है कि मेरा है, तो यहाँ पर एडजेक्टिव हो जाएगा, पॉसेसिव एडजेक्टिव। अच्छा, इनको समझने का सबसे बड़ा कारण है कि पॉसेसिव एडजेक्टिव कब होगा, आप सिंपल भाषा में समझ सकते हैं कि इसमें ना तो एस लगा होता है ना ही ई एस लगा होता है ना। समझिए मेरा बात को, ठीक है। और उसके बाद दूसरा, और इट्स हम इस्तेमाल बेसिकली करते नहीं, इसलिए उसकी चर्चा भी नहीं करते हैं, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, अब दूसरा बात यह है कि हमेशा नाउन को फॉलो करता है, यानी नाउन से पहले आता, नाउन के बाद नहीं आता। नाउन से पहले जो भी शब्द ये आएगा आपका, तो माय, आवर, योर, हर, देयर ही आएगा, तो ये आप समझ सकते हैं। अब देखिए, जैसे दिस इज योर पेन, तो यहाँ पेन के पहले योर नाउन आया है। दैट इज़ आवर हाउस, यहाँ पर हाउस के पहले आवर आया, ये पॉजिटिव एडजेक्टिव, क्योंकि घर के बारे में बता रहा है कि हमारा घर है ना। दिस इज हर बुक, सॉरी दैट इज़ हर बुक, यहाँ हर क्या आ गया, आपका पॉसेसिव एडजेक्टिव का काम कर जाएगा। देखिए हिज का प्रयोग एडजेक्टिव की तरह भी होता है एवं प्रोनाउन की तरह भी होता है। जैसे जब आप दिस इज हिज पेन बोलते हैं तो यहाँ पर ये आपका एडजेक्टिव का काम कर जाएगा, क्योंकि ये अपने बाद नाउन लेता है। देखिए आप सिंपल भाषा में समझ सकते हैं, अगर हिज के बाद अगर नाउन आ जाए, समझिए पॉसेसिव क्या है, एडजेक्टिव है। अगर दोस्तों हिज के बाद कुछ भी ना रहे, है ना, तो आप ये समझ जाइए वो पॉसेसिव प्रोनाउन है, उसके बाद कुछ नहीं आएगा। जैसे दिस पेन इज हिज, और हमेशा ये वर्ब के बाद रिप्लेस होता है ना। वैसे ये भी वर्ब के बाद रिप्लेस होता है, लेकिन इसके बाद कोई नाउन नहीं आता, ये सबसे बड़ा पहचान है। आगे बढ़ते हैं। अगला है, निम्न वाक्य पॉसेसिव केस में प्रोनाउन के प्रयोग को व्यक्त करता है। अब इस वाक्य से समझ सकते हैं पॉसेसिव प्रोनाउन का अमूमन क्या होता है, उसके लास्ट में यहाँ पर एस लगा रहता है, लगभग चेंज होता है। माइन हो गया, यहाँ पर हर्ष हो गया, ठीक है। और सबसे बड़ी बात है इट्स, यहाँ पर आपका पॉसेसिव प्रोनाउन होगा। हमने अभी चर्चा किया था कि आपको मैंने शायद ये इट्स बता दिया था पॉसेसिव एडजेक्टिव में, मैं माफ़ी चाहूँगा, आपको मैंने इट्स जो है पॉसेसिव एडजेक्टिव में बता दिया इसके लिए, है ना। तो अब दोस्तों हम आगे समझते हैं इस बात को। तो आई होप आपको ये पॉसेसिव प्रोनाउन और पॉसेसिव एडजेक्टिव में समझ में आ गया होगा कि ये खास करके अधिकार को दिखाने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं।
अब अगला है सिंगुलर और प्लूरल, जो कि ऑलरेडी हम चर्चा किए थे। आप ये धीरे धीरे समझिए टेबल को। देखिए फर्स्ट पर्सन यहाँ रखेंगे, सेकेंड पर्सन यहाँ और थर्ड पर्सन यहाँ रखेंगे। जैसे आई का मतलब मैं हुआ तो वी हम लोग, इसका प्लूरल हो गया। माई का आवर इसका प्लूरल हो गया। माइन का आवर्स इसका प्लूरल हो गया। और मी का अस प्लूरल हो गया। अब मी का अस क्या, मी ऑब्जेक्टिव केस में है तो यहाँ पर इसका भी ऑब्जेक्टिव केस में बन गया। ठीक है, तो जिस प्रकार से उस प्रकार से बना हुआ आपको ध्यान रखना का, यू का यू, योर का योर, योर्स का योर और यू का यू। ये सिंगुलर इधर, ये प्लूरल है। ठीक है, ही सी इट का दे बन जाता है, हीज और हर का देयर बन जाता है जब हम इंडिकेट करने के लिए यूज करते हैं। हर्स और इट्स का देयर्स बन जाता है, हिम हर इट का देम बन जाता है। अच्छा, आपके मन में एक जरूर प्रश्न आता होगा कि सर ये कहाँ इस्तेमाल करेंगे, आप इतना याद कैसे करेंगे। आपको याद करने की आवश्यकता नहीं, आपको छोटी छोटी बातें समझने पड़ेंगे। आराम से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। ठीक है, धीरे धीरे करके हम आपको जब पढ़ाएंगे ना तो आप अपने आप समझ जाइएगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। चलिए तो पर्सनल प्रोनाउन के बारे में हम अध्ययन करते हैं। इसका पहले यूज और रूल्स क्या क्या है। देखिए रूल नंबर 1 समझते हैं। देखिए यदि एक वाक्य में भिन्न भिन्न पर्सन के प्रोनाउन एक ही वर्ब के साथ प्रयुक्त होते हैं तब उनको लिखने का क्रम ऑर्डर निम्न प्रकार होता है। जैसे देखिए आप अगर कोई सेंटेंस लिख रहे हैं, उस सेंटेंस में फर्स्ट पर्सन भी आ गया, सेकंड पर्सन भी आ गया, थर्ड पर्सन भी आ गया, सब पर्सन एक साथ ही आ गया और उसके लिए हमें कोई एक वर्ब इस्तेमाल करना है, तो उसको किस प्रकार से लिखेंगे चलिए आपको समझाते हैं। जैसे देखिए दोस्तों, अब यहाँ पर इसको समझने के लिए 3 ऑर्डर हमने लिया है। ठीक है, सबसे पहले सिंगुलर, सबसे पहले यू सेकेंड पर्सन, उसके बाद ही थर्ड पर्सन और उसके बाद फर्स्ट पर्सन आता है। मतलब मान लीजिए 3 पर्सन आया तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड, या आप 2 3 1 लिखिए अरेंज कीजिएगा, या आप 1 3 2 लिखिए। यही तरीके से आप अरेंज कीजिएगा अगर आप गणित भी पढ़ते हैं। तो अगर दोस्तों एक वाक्य में 3 पर्सन आ जाए और आपको अरेंज करने के लिए कहा जाए तो आप देखिएगा वाक्य को पहले पूरा पढ़िएगा। वाक्य को पढ़ने के बाद अगर आपको वाक्य गुड मैनर्स में दिख रहा है, यानी अच्छी दृष्टि वाले वाक्य हैं, उसमें कोई बुरी बातें नहीं की गई है, तो उसका ऑर्डर सजाने को होगा 2 3 1। सर नहीं समझे, बिल्कुल समझाते हैं। 2 3 1 का सीधा मतलब हुआ पहले सेकंड पर्सन को लिखेंगे, उसके बाद कॉमा देंगे, उसके बाद दोस्तों थर्ड पर्सन को लिखेंगे और एंड जोड़कर उसको लिख देंगे, और उसके बाद आप जो है वर्ब आपका प्लूरल में आप ले लीजिएगा। तो अच्छे गुड मैनर्स के लिए ऑर्डर क्या होगा 2 3 1। और इस 2 3 1 पर दोस्तों CDS और NDA जैसे परीक्षाओं में कॉमन एरर में प्रश्न आते हैं, SSC जैसे परीक्षाओं में प्रश्न आते हैं। यू ही एंड आई आर पार्टनर। देखिए यहाँ पर पार्टनर्स की बात करिए, अच्छी बातें की जा रही है यहाँ पर। जैसे ही एंड आई आर गुड फ्रेंड्स, तो यहाँ पर भी अच्छी बातें की जा रही है। तो ऑर्डर क्या रहा हमारा 2 3 1, सेकेंड पर्सन थर्ड पर्सन फर्स्ट पर्सन, 2 3 का ऑर्डर होगा। अगर वाक्य में 3 पर्सन सारे, फर्स्ट भी आ रहे, सेकंड भी आ रहे, थर्ड भी आ रहे, तो अगर अच्छे मैनर्स में मैं बार बार कह रहा हूँ तो पहले सेकंड लिखिएगा, उसके बाद थर्ड और फिर फर्स्ट लिखिएगा। और आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा कि फर्स्ट पर्सन किसको कहते हैं, सेकंड पर्सन किसको कहते हैं और थर्ड पर्सन किसको कहते हैं। जैसे इसी में देखिए यू एंड ही आर वर्किंग इन सेम ऑफिस, तो यू कौन सा सेकंड पर्सन है, ही थर्ड पर्सन है, इसमें फर्स्ट पर्सन नहीं तो कोई इस्तेमाल नहीं होगा। ठीक है, यू एंड आई यहाँ पर सेकंड पर्सन और आई फर्स्ट पर्सन है, तो 3 गायब है तो 1 आएगा बीच में। ठीक है, इस पे कई बार क्वेश्चन दे दिया जाता उलट करके, जैसे ही एंड यू आर वर्किंग इन सेम ऑफिस ऐसे दे देगा तो वो सेंटेंस गलत हो जाएगा। लेकिन आप एक बात ध्यान से समझिएगा ये किस में, सिंगुलर में है। मैंने क्या बोला, अभी मैंने चर्चा नहीं किया, गुड मैनर्स में मैंने चर्चा नहीं किया, लेकिन अभी आपने जो देखा यहाँ पर सेंस क्या रख रहा था, कन्फ्यूज मत होइएगा। यहाँ पर जितने भी सेंस रख रहे थे सारे के सारे सेंस सिंगुलर रख रहे थे। सर नहीं समझे, देखिए आपने यहाँ यू इस्तेमाल किया, ही इस्तेमाल किया, आई इस्तेमाल किया। हाँ अमूमन 2 3 1 है, गुड मैनर्स है, लेकिन क्या थे दोस्तों, इसमें थे सारे के सारे सिंगुलर प्रोनाउन आपके आए हुए थे, राइट। लेकिन अगर दोस्तों प्लूरल आ जाए तो सर कैसे पहचानेंगे प्लूरल आएगा, तो जो दिया गया वाक्य रहेगा आप उससे पहचान जाइएगा। तो उसका ऑर्डर होगा दोस्तों 1 2 और 3, यानी तब आप 1 2 3 करके ऑर्डर करेंगे अरेंज, यानी पहले फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन। लेकिन जब सिंगुलर रहेगा गुड मैनर्स में तब आपका क्या होगा, ये अगर उसमें गुड मैनर्स में भी अगर प्लूरल आ जाए तब पर भी आपको 1 2 3 का ही ऑर्डर लेना होगा अगर प्लूरल है। जैसे सर समझाइए, जैसे देखिए आई का प्लूरल वी होता है तो वी एंड यू कैन नॉट लिव टुगेदर, वी यू ही एंड दे कैन परचेज दैट कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ पर आपने देखा कि मतलब जो है प्लूरल आपके प्रोनाउन आ गए जिसके वजह से हमने 1 2 3 का ऑर्डर रखा। लेकिन अगर ये सिंगुलर प्रोनाउन होते और गुड मैनर्स भी रहते तो हमने 2 3 1 का ऑर्डर रखना होता। लेकिन दोस्तों अगर किसी से कोई अपराध हो गया या कोई भूल हो गई, उसका जिक्र कर रहा है और उसमें भाव सकारात्मक नहीं है, पॉजिटिव वे में नहीं बता रहा है, तो उसका ऑर्डर 1 2 3 का ही होगा। फर्क नहीं पड़ता है कि किस प्रकार से वो इस्तेमाल किया गया है ना। जैसे आई यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द लॉस,
ठीक है, क्योंकि अब अमूमन आपने पढ़ा कि सर सेकेंड के बाद थर्ड के बाद फर्स्ट, लेकिन दोस्तों यहाँ पर क्या है, कोई लॉस यानी निगेटिव चीज़ की बातें की जा रही है, इसलिए इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, इसका ऑर्डर हो जाएगा 1, 2 and 3. You and he has spoiled the party. I and he will beg sorry for the misconduct, है ना। लेकिन दोस्तों अब हमें एक चीज़ समझना पड़ेगा, ये चीज़ तो आप समझ गए होंगे, आई होप आपको ये सारा चीज़ समझ में आ गया होगा। लेकिन दूसरा, अच्छा ये तीनों नियम आप समझ गए, एक बार फिर से शॉर्ट में रिपीट कर दे रहा हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। देखिए सिंपल भाषा में मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर, अरे यार क्लिक हो जा, अगर आपके सामने 3 पर्सन आ जाए और वो पहले, इसमें ये 2 चीज़ हो सकता है, या तो वो तीनों पर्सन क्या हो, सिंगुलर हो, नहीं तो प्लुरल हो। अगर सिंगुलर होगा उसमें कोई पाप, कोई दोष या कोई नेगेटिव चीज़ की बात की चर्चा नहीं की तो ऑर्डर 2, 3, 1 होगा। प्लुरल होगा तो 1, 2, 3 का ऑर्डर होगा। अगर वो सिंगुलर होने के बावजूद भी सीन के बारे में चर्चा कर रहा है, नेगेटिव चीज़ के बारे में चर्चा कर रहा है, तो 1, 2, 3 का ऑर्डर होगा। बस आपको एक ये याद रखा है, बाकी आंख मूंद कर आप 1, 2, 3 का ऑर्डर सजा सकते हैं। लेकिन दूसरा नियम क्या कहता है, देखिए कि अगर वाक्य में एक से अधिक अलग अलग पर्सन्स के प्रोनाउन का प्रयोग हो एवं उनके लिए एक ही प्लुरल प्रोनाउन का प्रयोग किया गया हो तो थर्ड एवं फर्स्ट पर्सन के साथ फर्स्ट पर्सन प्लुरल, सेकेंड एवं थर्ड पर्सन के साथ सेकेंड पर्सन प्लुरल एवं सेकेंड एवं फर्स्ट पर्सन के साथ प्लुरल प्रोनाउन का प्रयोग हुआ। यदि तीनों पर्सन का प्रयोग हुआ तो प्रोनाउन फर्स्ट पर्सन प्लुरल होगा। सर बात नहीं समझे, क्या आप बोलना चाह रहे नहीं समझे? हम बोले कोई बात नहीं, नहीं समझे तो आप ये कोई दिक्कत नहीं है। देखिए सबसे पहले अगर एक वाक्य लिखा हुआ है ना, और उस वाक्य में कोई सीन वगैरह नहीं है, कोई पाप नहीं है, अगर वाक्य ठीक ठाक है तो उसका ऑर्डर है 2, 3, 1। अगर वो प्लुरल भी नहीं है तो ऑर्डर 2, 3, 1। अगर प्लुरल है तो ऑर्डर चेंज होगा। यानी कि अब एक चीज़ देखिए, यहाँ पर अगर थर्ड पर्सन आपको वाक्य में दिखे और फर्स्ट पर्सन दिखे, 3 प्लस 1, वर्ब तो उसके लिए प्लुरल होगा। लेकिन मान लीजिए आपको कोई उसका पॉसेसिव प्रोनाउन लेना है तो आप क्या लीजिएगा, जैसे इस एग्जाम्पल में देखिए, यू एंड आई हैव डन आवर जॉब, तो यहाँ पर यू के हिसाब से योर लेना चाहिए, आई बोलेगा नहीं मेरे हिसाब से आवर लेना चाहिए। तो इस स्थिति में ग्रामरियन लोग ने एक मत दिया लेकर, बोला देखो अगर 3 और 1 का ऑर्डर रहेगा, 3 प्लस 1 रहेगा तो उसमें आप 1 के साथ जाना, 2 प्लस 3 रहेगा उसमें आप क्या करना, 2 के साथ जाना, 2 प्लस 1 रहेगा तो आप जाना 1 के साथ। मतलब ये कि अगर सेकेंड पर्सन है और प्लस फर्स्ट पर्सन है तो आपको जाना है किसके हिसाब से, तो आपको जाना हमेशा इसके हिसाब से। अब यहाँ लगा लीजिएगा, यहाँ सेकेंड पर्सन है और थर्ड पर्सन है, 2, 3 है, तो आप किसके हिसाब से जाएंगे, इस सेकेंड पर्सन के हिसाब से जाएंगे। सॉरी ये 2 और 3, हाँ तो आप सेकेंड पर्सन के हिसाब से जाएंगे। तो सेकेंड पर्सन यहाँ कौन है, यू आपका योर हो जाएगा, ठीक है। अगर फर्स्ट पर्सन भी हो, सेकेंड पर्सन भी हो और थर्ड पर्सन भी हो, यानी ये सेकेंड पर्सन है, ये थर्ड पर्सन और ये फर्स्ट पर्सन है, तो उस स्थिति में क्या करेंगे, तो उस स्थिति में हम जाएंगे अपने फर्स्ट पर्सन के हिसाब से। तो मतलब सर, मतलब ये बहुत क्लियर है, आप समझ जाइए आराम से, ठीक है, कि चाहे सेंटेंस कुछ भी लिखा हो, अगर उसमें सेकेंड पर्सन आ जाए और उसके बाद थर्ड पर्सन आ जाए, 2, 3 जब कंबाइन होगा तभी सेकेंड पर्सन के साथ होगा, वरना सारे परिस्थितियों में आपका फर्स्ट पर्सन ही आएगा पॉसेसिव प्रोनाउन के रूप में। यहाँ पर भी थर्ड फर्स्ट मिल के फर्स्ट बना, यहाँ भी सेकेंड फर्स्ट मिल के फर्स्ट बना। जब 2, 3 आए तो कौन छूट रहा है, 1 छूट रहा है, 1 से लगा दीजिएगा। जब 3, 1 आए तो तब पर भी 1, माने यही आपको केवल याद रखना है, बाकी में आप फर्स्ट पर्सन लगाइएगा, उसका जो है पॉसेसिव एडजेक्टिव, राइट, या प्रोनाउन अगर इस्तेमाल हो रहा है तो वो चीज़ें आपको क्लियर हो गई है। आई थिंक बहुत हद तक क्लियर हो गई होगी, ठीक है। जैसे अब मान लीजिए आप यही इस्तेमाल करते हैं, जैसे आप मान लीजिए ऐसा दिया गया वर्क, यू एंड आई हैव डन। अब यहाँ क्या लगेगा, माय, आवर, योर, तो यहाँ क्या लगेगा, देखो सेकेंड पर्सन फर्स्ट पर्सन, तो लगेगा किसके हिसाब से, फर्स्ट पर्सन के हिसाब से, तो आवर हो जाएगा, यही दिया हुआ यहाँ पर। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, समझने में कोई तकलीफ नहीं हुआ होगा, है ना। तो दोस्तों अब तीसरा रूल समझते, ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, एग्जाम में बहुत ज़्यादा काम आता है। अगर कलेक्टिव नाउन है ना, कलेक्टिव नाउन के साथ अगर प्रोनाउन का प्रयोग किया जाए तो उस स्थिति में सिंगुलर एवं न्यूटर जेंडर में होता है। जब कलेक्टिव नाउन का प्रयोग एक यूनिट के रूप में हो, यदि कलेक्टिव नाउन का प्रयोग यूनिट की तरह ना होकर डायरेक्ट डिवाइड में सेपरेट हुआ हो तो प्लुरल नाउन, ठीक है, मैं समझाता हूँ। देखो अगर कलेक्टिव नाउन हमारे सामने है ना, अब उस कलेक्टिव नाउन में या तो यूनिट के रूप में इस्तेमाल करें, नहीं तो डिस्पर्स करें, यानी कि डिवाइड करके इस्तेमाल करें, है ना। अगर डिवाइड करके इस्तेमाल करेगा
तो हम उसके लिए दोस्तों क्या लेने वाले, प्लूरल प्रोनाउन लेने वाले। जैसे उसके लिए हम देयर ले सकते हैं और कुछ भी जो प्लूरल प्रोनाउन में आ जाते हैं। अगर यूनिट हो तो उसके लिए हम न्यूट्रल जेंडर के लिए इट्स इस्तेमाल करते, इट्स ही इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे द क्रू रिवॉल्टेड एंड मर्डर इट्स कैप्टन। यहाँ पर देखिए क्रू क्या है, क्रू का मतलब क्या हुआ, यहाँ यूनिट हुआ। मतलब क्रू कहते हैं बेसिकली जो फ्लीट जहाज वगैरह चलाते हैं उसके मेंबर का यूनिट को। तो यहाँ पर इट्स इस्तेमाल हमने कर लिया, है ना। अब अगर मान लीजिए हमने 3 days द जूरी, जूरी माने क्या हुआ, जजों का ग्रुप, तो यहाँ पर यूनिटी के रूप में इस्तेमाल हुआ, तो हमने इनके लिए इट्स इस्तेमाल किया, क्योंकि जूरी यहाँ पर क्या है, यूनिटी को दिखा रहा है, यूनिट को दिखा रहा है, इसलिए इसके लिए इट्स। लेकिन यहीं पर डिवाइड होते अपने अपने ओपिनियन में, तो यहाँ पर दे आर इस्तेमाल करते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा कलेक्टिव नाउन के लिए प्रोनाउन का सेंस इस्तेमाल करना, है ना। इस पे एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आता है, जब डीप बैंकिंग वगैरह का क्वेश्चन इतना डीप में चला जाता है तब पूछा जाता है, ठीक है, समझ कि नहीं। लेकिन दोस्तों तो आपको मैंने बोला कि अगर कलेक्टिव नाउन यूनिट की तरह प्रयुक्त होता है तो प्रोनाउन का जो सिंगुलर एवं न्यूट्रल जेंडर में यूज होता है, प्रोनाउन सिंगुलर हो जाता है और न्यूट्रल जेंडर में आ जाता है, यानी इट्स हम लोग लगा लेते हैं। लेकिन दोस्तों अगर प्रोनाउन जो हमारे सामने दिया, सॉरी कलेक्टिव नाउन जो दिया गया, अगर वो यूनिट ना होकर डिवाइड हो जाए, जैसे जूरी माने जजों का जो ग्रुप है अपने अपने ओपिनियन में अलग हो गए, तो डिवाइडेड, देखो जैसे ही डिवाइडेड आया तो आपके दिमाग में आ गया कि सबका जो ओपिनियन है, सबका जो अपना बोलने का तरीका है, अपना ओपिनियन देने का तरीका वो अलग अलग था। जैसे ही अलग अलग था तो यहाँ पर इट्स अगर आप लगा देते तो गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको देयर लगाना पड़ेगा, क्योंकि तब वो यूनिट ना रखकर डिस्पर्स हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। जैसे द गवर्नमेंट डिसाइडेड टू रिवाइज देयर प्लान्स आउटलेज, है ना। तो कलेक्टिव नाउन जूरी, सोसाइटी जैसे गवर्नमेंट के साथ प्रोनाउन का यूनिट के रूप में प्रयुक्त नहीं होगा तो वो सेपरेट हो जाएगा, डिवीजन हो जाएगा और इंडिविजुअलिटी को दिखाएगा वो, है ना। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे है, ध्यान से देखिएगा। अच्छा, इस ध्यान से देखने वाली चीज़ों को हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा। आप इस वीडियो को लगातार देखिए, हम पूरा प्रोनाउन आपको पढ़ाएंगे और अंतिम में प्रोनाउन पढ़ाने के बाद हम आपसे जो है डिस्कशन करेंगे और ये कॉमन एरर भी आपसे सॉल्व करवाएंगे। यहाँ पर जो हमारे सामने कुछ कॉमन एरर्स हैं वो आपसे हम सॉल्व करवाएंगे लास्ट में। ये देखिए इतना बड़ा बड़ा कॉमन एरर है, ये अलग अलग परीक्षाओं में पूछा गया, कुछ बैंकिंग के एग्जाम में कुछ अलग अलग तरीके से। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आगे और पढ़ेंगे।